G20 के समापन के बाद मीडिया से पीएम मोदी ने मुलाकात की। भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पहुंचकर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में शिल्प बाजार का निरीक्षण किया। इटली की पीएम मेलोनी का चीन के पीएम ली कियांग से निजी बातचीत में संकेत। इटली चीन के बेल्ट एंड रोड योजना से अलग हो सकता है। पीएम मोदी से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की मुलाकात। कहा, ब्लैक सी में तनाव बढ़ाने की कोशिश से बचना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री का पश्चिमी देशों पर निशाना। कहा, पश्चिम का यूक्रेनी एजेंडा नाकाम रहा। यूक्रेन ने खुद अपने इलाकों को खोया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, रूस अभी भी यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। G20 यूक्रेन में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का G20 की बैठक में सुझाव। बोले, नवंबर में G20 का वर्चुअल सत्र रखा जाए। पीएम मोदी बोले, जो समय के साथ नहीं बदलते अपनी उपयोगिता खो देते हैं। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की सलाह दी। कनाडा के पीएम ट्रूडो पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। ट्रूडो बोले, खालिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी से बात हुई है। भारत ने ब्राजील को 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता सौंपी। पीएम मोदी ने ब्राजील के पीएम को सौंपी अध्यक्षता। G20 का तीसरा और अंतिम सत्र वन फ्यूचर पर चर्चा हुई है। ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पौधा दिया। खालिस्तानी समर्थकों पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले, हम हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंसा और नफरत के खिलाफ है। कुछ लोग पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। द्विपक्षीय वार्ता में जताई चिंता। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत के अनुसार घोषणा पत्र में भू राजनैतिक पैराग्राफ पर सहमति बनाना सबसे मुश्किल काम था। 200 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार बातचीत और 300 बैठकों के बाद सहमति बनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन देने की घोषणा की। यह किसी भी देश की क्लाइमेट के लिए सबसे बड़ी फंडिंग है। राजघाट पर सभी नेता गांधी समाधि तक बिना जूता पहने हुए गए। कुछ नेताओं ने पैर को ढकने के लिए जूते की जगह वैकल्पिक इंतजाम किए। महात्मा गांधी की समाधि पर फूलों पर लिखे सभी देशों के नाम। नेताओं ने अपने देश के नाम लिखे फूलों से श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं ने एक साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट में पीस वॉल पर हस्ताक्षर किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से राजघाट में गुफ्तगू की। गांधी कुटीर और खादी के बारे में जानकारी दी। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। दोनों ने पूजा अर्चना की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ। इसे मेगा शो बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वसुधैव कुटुंबकम के जरिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाले विजन के जरिए। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जबरदस्त कूटनीति के जरिए चीन को चारों खाने चित भी कर दिया। जिनपिंग को ठीक इसी तरह दुनिया से अलग थलग भी कर दिया। यकीन मानिए, प्रधानमंत्री मोदी के दांव से बीजिंग में खलबली मच गई है। ड्रैगन छटपटाने लगा है। यह पीएम मोदी का मैजिक ही है, जिसके चलते भारत के साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे शक्तिशाली मुल्क खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन बेबस बेचारा बन गया। आखिर कैसे मोदी युग के शंखनाद के साथ ही चीन के विस्तार का अंतकाल हुआ? कैसे जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीएम ने गहरी चोट दी? आप देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। राजधानी में कूटनीति का महाकुंभ सजा, जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियां शामिल हुई।
एक साथ एक ही मंच पर। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कैसे राजधानी दिल्ली दुनिया के बदलते शक्ति समीकरणों को संतुलित करने का केंद्र बनी? तो इसके पीछे सिर्फ एक चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली की शान प्रगति मैदान के मंडपम में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली जैसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। G20 के महामंच पर साझा सहयोग, रणनीतिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई समझौते हुए। लेकिन सबसे अहम था G20 के आखिरी सेशन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के विजन के साथ पीएम मोदी ने पूरे विश्व में आशा और शांति के विस्तार की बात की। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की हड़प नीति और विस्तारवादी सोच पर भी लगाम लगा दी। G20 के मंच पर कूटनीति के जरिए बीजिंग में खलबली मचा दी। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। आपको बता दें कि G20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया है, क्योंकि शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के साथ साथ पीएम मोदी ने जबरदस्त कूटनीति के जरिए पड़ोसी मुल्क चीन के अरमानों पर पानी फेर दिया। जी हां, जहां चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया, वहीं भारत ने रेल, सड़क और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन G20 शिखर सम्मेलन में IMEC प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया, जिसमें भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप के देश भी शामिल हैं। IMEC प्रोजेक्ट में शामिल सभी देशों ने MOU पर साइन भी किया। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कई मायने में बेहद अहम माना जा रहा है। We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. G20 समिट में इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि सीधे तौर पर IMEC प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देगा, जिस पर चीन बीते 10 सालों से पानी की तरह पैसा बहा रहा है। अभी तक चीन ने BRI प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर स्वाहा कर दिए हैं, लेकिन जिस सफलता का सपना जिनपिंग ने देखा, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने पलक झपकते ही चकनाचूर कर दिया। आखिर कैसे, ये आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं। तो G20 समिट में आकार लेने वाला यह प्रोजेक्ट चीन के विस्तारवाद और हड़प नीति पर हथौड़ा होगा। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट IMEC के तहत भारत के पोर्ट को जलमार्ग के जरिए UAE से जोड़ा जाएगा और इसके बाद UAE को सड़क और रेल रूट के जरिए सऊदी अरब से जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब को भी सड़क और रेल के जरिए जॉर्डन से, और इसके बाद जॉर्डन को सड़क और रेल रूट के जरिए इजराइल से कनेक्ट किया जाएगा। इजराइल से जलमार्ग के जरिए भूमध्य सागर से होते हुए इटली को फिर जोड़ा जाएगा और सबसे आखिर में इटली को सड़क और रेल रूट के जरिए फ्रांस से कनेक्ट किया जाएगा। मतलब
इस प्रोजेक्ट में इजराइल और जॉर्डन दोनों देशों को बाद में जोड़ा जाएगा। यकीन मानिए, IMEC प्रोजेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया और इसके साथ साथ ड्रैगन के सबसे बड़े सपने पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कूटनीति से सॉलिड प्रहार किया, क्योंकि BRI चीन का सबसे बड़ा रेल, रोड और समुद्री मार्ग तैयार करने का प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य हिस्सा क्या है, पहले आप ये समझिए। ये प्रोजेक्ट चीन के शियान से शुरू होगा। मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड होते हुए ये पूरे यूरोप को जोड़ेगा। चीन का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये समुद्री मार्ग से अटलांटिक महासागर से होते हुए लैटिन अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका से श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए दोबारा चीन तक पहुंचने का प्लान है। अभी आप स्क्रीन पर सिर्फ यूरोप तक का हिस्सा देख रहे हैं, लेकिन चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में बड़ी अड़चनें आने लगी है। साल 2013 में चीन ने BRI प्रोजेक्ट का आगाज किया। आपको बता दें कि बीते 10 सालों में दुनिया के 150 से ज्यादा देश चीन के साथ BRI समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसी साल अक्टूबर में चीन राजधानी बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी भी करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी के दांव ने जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसका दी है। शायद यही वजह है कि BRI समझौते से जुड़े कई देश अब इससे पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो G20 समिट के दौरान इटली और चीन में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें इटली के पीएम ने BRI प्रोजेक्ट से हटने का संकेत दिया। इटली का मानना है कि BRI प्रोजेक्ट से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। साल 2019 में इटली ने आधिकारिक तौर पर BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब इटली का भी चीनी प्रोजेक्ट से मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इटली ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी देश भी ये समझ चुके हैं कि चीन की चतुराई कर्ज का फंदा साथ लाती है और फिर मुल्कों को तबाह कर देती है। आपको बता दें कि सिर्फ BRI प्रोजेक्ट को ही पीएम मोदी ने तगड़ा झटका नहीं दिया, बल्कि इसके साथ साथ अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर ड्रैगन की विस्तारवादी सोच पर नकेल कस दी, क्योंकि धीरे धीरे चीन का टारगेट अफ्रीकी देशों को कर्ज देकर गुलाम बनाने का था। लेकिन जिनपिंग अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने AU55 के जरिए चीन की डर्टी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। G20 समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असुमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन यूरोपियन यूनियन के साथ साथ चीन ने भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस फैसले का फायदा अफ्रीका के 55 देशों को होगा, क्योंकि साल 1963 में अफ्रीकी देशों का संगठन बनाया गया। इस संगठन में अफ्रीका के करीब 55 देश शामिल हुए। संघ का मकसद गुलाम अफ्रीकी देशों को आजाद कराना था। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी इसके फाउंडर थे। अफ्रीकी देशों के बीच बातचीत के तौर पर इस संघ की नींव रखी गई थी, मगर कुछ सालों के बाद आर्थिक और कूटनीति से जुड़े मसले भी अफ्रीकी यूनियन में डिस्कस होने लगे। ऐसे में इन सभी अफ्रीकी देशों का G20 में शामिल होना प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दर्शाता है। इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। एक तरफ पीएम मोदी ने चीन पर चढ़ाई की, तो वहीं शिखर सम्मेलन में कई विरोधियों को एक साथ इकट्ठा करके भी G20 समिट को ऐतिहासिक बना दिया। वो इसलिए कि G20 समिट के साझा घोषणा पत्र पर अमेरिका, रूस, फ्रांस,
चीन जैसे सभी देशों ने सहमति जताई। 37 पेज के घोषणा पत्र में कई अहम बातों का जिक्र किया गया था। मसलन सभी देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को माने, यूएनएससी और यूएनए के प्रस्तावों पर अमल हो, किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकारें, देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता की अनदेखी न, क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी से बचना होगा, बल के प्रयोग से संप्रभुता को चुनौती मान्य नहीं, परमाणु हथियारों का उपयोग या धमकी अस्वीकार। आपको बता दें कि रूस का नाम लिए बगैर बेहद ही सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी, क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और शायद यही वजह है कि समिट के खत्म होने के बाद रूस का स्टैंड भी सकारात्मक रहा। That since President Putin was missing in this summit, and can we expect him to visit India this year? And during the 2 days, you had many occasions to encounter with Western delegation. So, did you get chance to say hello to American delegation, or for that matter, any Western delegation? Well, I didn't look for this chance. I just was doing my job. And those who wanted to talk to us, they did so. And those who prefer to consider themselves above diplomatic niceties, they have their own choice. Что касается контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда президент России и премьер Индии договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено не в ответ на вопрос журналиста, при всем уважении к вашему изданию. यानी पीएम मोदी ने अपने मैजिक से न सिर्फ कूटनीतिक जीत को हासिल किया, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि असली विश्व गुरु भारतवर्षी है। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन करके भारत ने इतिहास रच दिया। आप यकीन मानिए 2023 के भारत का दम देखकर दुनिया भी दंग रह गई, क्योंकि इस समिट में सिर्फ कूटनीति पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ भारत मंडपम में देश की संस्कृति का भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसके रंग में विदेशी मेहमान भी डूबे नजर आए। आखिर कैसे, ये अगली रिपोर्ट आपके सामने। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंपी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में आए सुझावों और प्रस्तावों पर भी अपनी बात रखी है और इसी साल नवंबर में G20 समिट का वर्चुअल सेशन रखने की बात कही। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। अगले साल G20 समिट का आयोजन ब्राजील करेगा, लेकिन इस बार भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की जो छठा बिखेरी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। G20 में शामिल होने के लिए जो भी मेहमान दिल्ली पहुंचे, वो मंडपम के विहंगम दृश्य को देखकर प्रफुल्लित हो गए। जहां भारत मंडपम के बाहर नटराज की विशाल मूर्ति लगी थी, तो वहीं मंडपम में दाखिल होने के साथ ही कोणार्क टेम्पल भी बना नजर आया। इसी तस्वीर के सामने पीएम मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों से मिले।
G20 समिट के आखिरी दिन मेहमान देशों के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं का खादी के शॉल के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। करीब 45 मिनट तक ब्रिटिश पीएम मंदिर परिसर में रुके। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की। ट्रस्ट की तरफ से सुनक को मंदिर का मॉडल भी भेंट किया गया। वो यहाँ 6:30 और 7 के बीच में आ गए और यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने हैं, उसके लिए मैं आया हूँ। तो वो उनकी पत्नी और उनका पूरा स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी, वो सब ब्रिटेन के हाई कमीशन के सब ऑफिसर वो सब आए, वो दर्शन करने के लिए अपने मंदिर में गए। और मंदिर में, मध्य मंदिर में भगवान स्वामीनारायण और उनके जो गुरु परंपरा है, वो गुरु परंपरा की मूर्ति के बहुत प्रेम से उन्होंने, उनकी पत्नी ने दर्शन किए। उनकी पत्नी ने तो वहाँ पंचांग प्रणाम भी किए। एक तरफ ब्रिटेन के पीएम अक्षरधाम गए तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने होटल में प्रार्थना कार्यक्रम को रखा। इस दौरान लिटर्जी कमीशन फॉर दिल्ली आर्च डायोसिस के सचिव फादर निकोलस प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और करीब आधे घंटे तक धर्म और भारत से जुड़ी बातचीत की। At introduction, I took the intention of praying for the success of G20 summit. Also praying for both the countries, India and America. And we prayed that all things may go well in both these countries. मतलब ये कि कूटनीति के महाकुंभ में धर्म आस्था का भी समागम हुआ, जिसमें तमाम नेताओं ने अपनी भागीदारी निभाई। इसके अलावा भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने दिल्ली से आगरा और जयपुर तक भारत दर्शन किया। मतलब ये कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भव्य झांकी दिखी। विदेशी मेहमान भी भारतीय रंग में रंगे नजर आए और इसके साथ ही पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को मेगा शो बना दिया। चलिए अब बात करेंगे किम की ट्रेन की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह के बीच मुलाकात होने वाली है और इसके लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूस आ रहे हैं। ये 2023 की सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। कयास ये लगाया जा रहा है कि किम रूस को हथियार देंगे, वहीं राष्ट्रपति पुतिन इसके बदले में तकनीक को साझा करेंगे। पुतिन से मीटिंग के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपनी मिस्ट्री ट्रेन से रूस पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में किम की रहस्यमयी ट्रेन की चर्चा जमकर हो रही है। यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि किम की ट्रेन ना सिर्फ शाही ट्रेन है बल्कि बहुत ही रहस्यमयी है।